नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी हालदाल परिवार। दोस्तों, कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं इस कहानी को कुछ भागों में बांट के पढ़ता हूँ। आपको कहानी अच्छी लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं। इस परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा होने का कोई संगत कारण नहीं था। अवस्था भी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे, पर फिर भी झगड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि संगत कारण होने पर ही मनुष्य का सब कुछ घटित होता है। तब तो मानव जात गणित की कॉपी के समान होता है। जरा सी सावधानी बरतते ही हिसाब में कोई भूल न हो, और यदि हो भी जाती तो उसे रबर से मिटाकर संशोधन करने से ही काम चल जाता। किंतु मनुष्य के भाग्य देवता को रस का बोध है। पता नहीं गणित शास्त्र में उनका पांडित्य है या नहीं, किंतु अनुराग नहीं है। मानव जीवन में जोर बाकी का विशुद्ध परिणाम निकालने में वे मनोयोग प्रकट नहीं करते। इसलिए अपनी अवस्था में उन्होंने एक वस्तु जोड़ दी है, वह है संगति। जो हो सकता है उसे वह अचानक आकर अस्त व्यस्त कर देती है। इसी से नाट्य लीला जम उठती है। संसार के दोनों फूलों को डुबाकर हास्य रुदन का तूफान चल पड़ता है। इस प्रसंग में भी वही घटा। जहाँ कमल वन था वहाँ मस्त हाथी था, आ उपस्थित हुआ। पंख के साथ पंकज का बेमेल सम्मिश्रण हो गया। ऐसा न होता तो इस कहानी की रचना न हो पाती। जिस परिवार की कहानी प्रस्तुत की है उसमें निसंदेह सबसे योग्य व्यक्ति बनवारी लाल था। इसे वह स्वयं भी अच्छी तरह जानता था और इसी बात ने उसे अशांत कर डाला था। इंजन की स्टीम के समान योग्यता उसे भीतर से ठेलती थी। सामने यदि उसे रास्ता मिलता तो ठीक, यदि न मिलता तो जो आता उसे ही धकेल देता। उसके पिता मनोहर लाल का ढंग पुरानी परिमाटी के बड़े आदमियों जैसा था। अपने समाज के मस्तक पर आसन पाकर वे उसके शिरोभूषण हो कर रह गए, यही उनकी इच्छा थी। फलस्वरूप समाज के हाथ पैरों के साथ वे कोई संपर्क न रखते थे। साधारण व्यक्ति कामकाज करता रहता है, चलता फिरता है। वे कामकाज न करने और न चलने फिरने के अनेक आयोजकों के केंद्र स्थल में ध्रुवतः विराजमान रहते। प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार के आदमी बिना प्रयत्न के अपने पास कम से कम दो एक बड़े और खरे व्यक्तियों को चुंबक के समान खींच लेते हैं। इसका और कोई कारण नहीं। धरती पर ऐसे वर्ग का भी जन्म होता है जिसका धर्म ही सेवा करना है। वे स्वयं प्रकृति की चरितार्थता के लिए ही ऐसे सक्षम मनुष्यों को चाहते हैं जो अपना 16 आना भार उसके ऊपर छोड़ सके। इन सहज सेवकों को अपने काम में कोई सुख नहीं मिलता, किंतु और किसी व्यक्ति को निश्चिंत करना, उसको पूरी तरह से आराम पहुंचाना, उसको सब प्रकार के संकटों से बचाकर ले चलना, लोक तथा समाज में उनके सम्मान की वृद्धि करना, इन्हीं बातों में उनको परम उत्साह मिलता है। ये मानो एक प्रकार के पुरुष माँ हैं, जो सो भी अपने लड़कों के नए पराए लड़कों के। मनोहर लाल का जो नौकर था रामचरण, उसकी अपनी शरीर रक्षा और स्वास्थ्य हानि का एकमात्र लक्ष्य था बाबू की देह की रक्षा करना। यदि उसके सांस लेने से बाबू के सांस लेने की मेहनत बच जाती तो वह दिन रात लुहार की दौगनी के समान हांफने के लिए राजी था। बाहर के आदमी प्रायः सोचते कि मनोहर लाल अपने नौकर से व्यर्थ परिश्रम कराकर अन्यायपूर्वक कष्ट देते हैं, क्योंकि यदि हाथ से छूकर हुक्के की नली जमीन पर गिर पड़े तो उसे उठाना कठिन काम नहीं है। उसके लिए पुकार कर दूसरे कमरे में
रामचरण को दौड़ना अत्यंत अनुचित सा प्रतीत होता है, किंतु इस नितांत अनावश्यक कामों में अपने को अत्यावश्यक समझने में ही रामचरण को अपार आनंद मिलता था। जिस प्रकार रामचरण था, उसी प्रकार उनका एक और अनुचर था, नीलकंठ। धन संपत्ति की रक्षा का भार इस नीलकंठ के ऊपर था। बाबू के प्रसाद से परिपुष्ट रामचरण खूब चिकना था, किंतु नीलकंठ की देह के अस्थिर कंकाल के ऊपर किसी प्रकार की आब नहीं थी। यह कहना ठीक ही होगा, बाबू के ऐश्वर्य भंडार के दरवाजे पर वह साक्षात दुर्भिक्ष के समान पहरा देता था। संपत्ति तो थी मनोहर लाल की, किंतु उस पर सारी ममता थी नीलकंठ की। नीलकंठ के साथ बनवारी लाल की खटपट बहुत दिनों से चल रही थी। मान लो पिता के यहाँ दरबारी करके बनवारी ने बड़ी बहू के लिए एक नया गहना बनवाने का हुक्म प्राप्त किया। इसकी इच्छा थी कि वह रुपया लेकर अपनी रुचि के अनुसार चीज़ तैयार करावे, किंतु ऐसा होने की गुंजाइश न थी। आय व्यय का सारा काम नीलकंठ के हाथ में ही था। फल यह हुआ कि गहना तो बना सही, किंतु किसी के माफिक न बना। बनवारी को दृढ़ विश्वास हो गया कि सुनार के साथ नीलकंठ का हिस्सा बंटवारा चलता है। खरे आदमियों के शत्रुओं की कमी न होती। ढेरों लोगों से बनवारी यही बात सुनता आ रहा था कि नीलकंठ दूसरों लोगों की जिस प्रकार मात्रा से वंचित रखता है, उसके अपने घर में उतनी ही अधिक मात्रा में संचित होता जा रहा है। और इन दो पक्षों में यह जो इतना विरोध जम गया था, वह मामूली 10-5 रुपये लेकर नीलकंठ में व्यवहारिक बुद्धि का अभाव नहीं था। यह बात समझना उसके लिए कठिन नहीं था कि बनवारी के साथ मेल रख कर न चलने से किसी न किसी दिन उस पर संकट आने की संभावना हो सकती है। किंतु मालिक के धन के संबंध में नीलकंठ को कृपणता का रोग था। जिस खर्च को वह अनुचित समझता था, उसे मालिक का हुक्म पाने पर भी वह किसी प्रकार नहीं कर सकता था। दूसरी ओर बनवारी को प्रायः अनुचित खर्चे की आवश्यकता पड़ती थी। पुरुषों के अनेक अनुचित कार्यों के मूल में जो कारण रहता है, वही कारण यहाँ भी पर्याप्त प्रबल भाव से उपस्थित था। बनवारी की पत्नी किरण लेखा के सौंदर्य के संबंध में नाना मत हो सकते थे। उसको लेकर आलोचना करना अनावश्यक है। उसमें जो मत बनवारी का था, प्रस्तुत प्रसंग में एकमात्र वही काम का है। वस्तुतः पत्नी के प्रति बनवारी के मन में जिस मात्रा में आकर्षक था, उसे घर की अन्य स्त्रियां अति ही मानती थी। अर्थात वे अपने पति से जितना प्यार चाहती, किंतु पाती न थी, यह उतना था। किरण लेखा की आयु जितनी भी रही हो, देखने में वह बच्ची सी लगती थी। घर की बड़ी बहू की आकृति प्रकृति जैसी मालकिन के ढंग की होनी चाहिए, वैसी उसकी तनिक भी न थी। सब मिलाकर वह जैसे बहुत थोड़ी हो। बनवारी उसे प्यार से अनु कहता। जब उससे भी पूरा न पड़ता तो कहता परमाणु। रसायन शास्त्र की जिनको जानकारी है, वे जानते हैं कि विश्व के निर्माण में अणु परमाणुओं की शक्ति ऐसी कम नहीं है। किरण ने किसी भी दिन पति से किसी चीज़ की मांग न की। उसका कुछ ऐसा उदासीन भाव था मानो उसे विशेष किसी से प्रायोजन न हो। घर में उसका बहुत सी छोटी बड़ी नंदें थी। उसका मन सदा उन्हीं में लगा रहता। नवयौवन के नवजागृत प्रेम में जो एकांत तपस्या होती है, वह उसे उतनी आवश्यक प्रतीत न होती थी। इसी कारण बनवारी के साथ उसके व्यवहार में कुछ विशेष आग्रह के लक्षण नहीं दिखाई देते थे। बनवारी से जो कुछ उसे मिलता, उसे वह शांत भाव से ग्रहण करती। आगे बढ़कर कुछ
नहीं चाहती थी। उसका परिणाम यह हुआ कि पत्नी किस प्रकार खुश होगी, यह बात बनवारी को स्वयं सोचकर ढूंढनी पड़ती। पत्नी जहाँ स्वयं अपने मुख से फरमाइश करती, वहाँ उसे तर्क द्वारा कुछ न कुछ कम करना संभव होता है, किंतु स्वयं अपने साथ मोल भाव नहीं चल सकता। ऐसे स्थल पर यथाचित दान में याचित दान की अपेक्षा खर्च अधिक पड़ जाता है। तो दोस्तों, अगली कहानी अगले भाग में तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।